नमस्कार दोस्तों। एक क्वेश्चन पे बात करते हैं आरएएस के। प्रश्न है 2024 जो आपका सबसे लेटेस्ट मेंस हुआ था, कुछ हम प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं बीच-बीच में ताकि आपको ये आइडिया लगे कि कैसे आंसर लिखने हैं। तो एक प्रश्न है, शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्तियाँ व मिथ्य हैं। शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्तियाँ व मिथ्य हैं। द क्लासिकल प्रिंसिपल्स आर प्रोवर्ब्स एंड मिथ। इस कथन के प्रकाश में पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्तियां व मिथ हैं, प्रोवर्ब्स और मिथ। इस कथन के संदर्भ में पक्षोपान मतलब हायरार्की और नियंत्रण का क्षेत्र मतलब स्पान ऑफ कंट्रोल, इनके बीच का जो एक कंट्राडिक्शन या विरोधाभास है वो स्पष्ट करना है। 100 शब्द में पूछा गया था ये प्रश्न। 100 शब्द में हमें अपनी बात कहनी है। अब 100 शब्द की जगह 150 शब्द होंगे या 50 शब्द या 150 शब्द। तो संक्षेप में अगर हम बात करें इसकी, हम जब लोक प्रशासन का विकास पढ़ते हैं 1887 से शुरू होता है। वुड्रो विल्सन ने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का कॉन्सेप्ट दिया। लोक प्रशासन का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में जन्म हुआ। प्रथम चरण 1887 से 1926 हम मानते हैं, नाम उसका राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का काल। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड फेज होता है 1927 से 37, 27 से 37। नाम है सिद्धांतों का स्वर्ण काल। तो जो सेकेंड फेज है 1927 से 37, सिद्धांतों का स्वर्ण काल, इसमें हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल हैं, लूथर गुलिक हैं, इस तरह के विद्वानों ने प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों का प्रतिपादन किया। फ्योल ने 14 नियम दिए, पॉककॉक की थ्योरी दी, गुलिक ने 10 नियम दिए, पोज्डकॉर्ब का सिद्धांत दिया। और इन्होंने दावा किया कि उनके ये नियम सर्वव्यापी हैं, मतलब हर जगह समान रूप से लागू होते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत का आगमन भी हुआ था इस द्वितीय चरण में। जब हम संगठन के सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक संगठन की जो क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय सिद्धांत है उसके प्रतिपादक और समर्थक विद्वान भी है। द्वितीय चरण में ये नियम आए थे, सिद्धांत आए थे, इनके सर्वव्यापी होने का दावा किया गया था। लेकिन फिर तृतीय चरण में क्या हुआ था कि इन नियमों को चुनौती मिली थी। तृतीय चरण जो है लोक प्रशासन के विकास का, उसका समय मानते हैं हम 1938 से 47, थर्ड फेज है। और इसका नाम है सिद्धांतों को चुनौती या संदेह के बादल। फ्योल गुलिक के जो सर्वव्यापी नियम थे उन्हें चुनौती मिली। पेल्टन म्यू ने चुनौती दी, हर्बर्ट साइमन ने चुनौती दी, चेस्टर बर्नार्ड ने चुनौती दी। कई विद्वान हुए जिन्होंने संगठन के नियमों की उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगाया। उसी में हर्बर्ट साइमन, जो कि एक व्यवहारवादी चिंतक थे, 1946 में उनका एक लेख पब्लिश हुआ, प्रशासन की कहावतें या द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें साइमन ने संगठन के नियमों को कहावतें कहते हुए उनका मजाक बनाया। साइमन ने कहा कि संगठन के नियम तो कहावतें मात्र हैं, क्योंकि ये युग्म या पेयर्स में चलते हैं। पेयर्स में चलने का उनका मतलब था कि एक नियम का विरोधी नियम मौजूद है। जैसे कहावतों के बारे में कहा जाता है कि हर कहावत की विरोधी कहावत भी मौजूद है। हिंदी की कहावत है अंत भला तो सब भला, और अंग्रेजी की कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब देखिए दोनों अपोजिट बात कर रही हैं, एक को मानने का मतलब दूसरे को नहीं मानना। तो
कहावतें पेयर्स में चलती हैं, मतलब एक कहावत और उसकी विरोधी कहावत। एक कहावत है संगठन में ही शक्ति है, दूसरी कहावत है एकला चलो रे। एक कहावत है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, दूसरी कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। जितनी कहावतें उनका पेयर है। तो निष्कर्ष क्या है कि कहावतें केवल कहने सुनने के लिए अच्छी हैं, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है। साइमन का मानना था कि फ्योल गुलिक ने जो सर्वव्यापी नियम दिए हैं, पथ नियंत्रण के छेद, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये सब नियम, तो ये भी कहावतों के नेचर वाले हैं, मतलब हर नियम का विरोधी नियम मौजूद है। तो वही प्रश्न की जो शुरुआत है वो यही लिखी हुई है कि शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां कहावत और मिथ है। तो हमने थोड़ा-सा ये दिखा देना है कि शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्ति व मिथ है। हर्बर्ट साइमन ने कहा है 46 में उनका जो लेख था उसमें, और इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से कहावतें या लोकोक्तियां पेयर्स में चलती हैं, हर कहावत की विरोधी, वैसे ही नियमों के साथ है। फर्स्ट लाइन हो गई। अब उस संदर्भ में पथ सोपान और नियंत्रण के क्षेत्र का विरोधाभास दिखाना है। तो बेसिकली जो हम वो नियम पढ़ते हैं, 14 नियम, 10 नियम, उनमें एक पथ सोपान का नियम है या हायरार्की, और एक नियंत्रण का क्षेत्र है या स्पान ऑफ कंट्रोल। इन दोनों नियमों में आपस में विरोधाभास है। पथ सोपान का मतलब होता है उच्च और अधीन के संबंधों के आधार पर संगठन का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण। उच्च और अधीनस्थ के संबंधों के आधार पर संगठन का विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण, इसे कहते हैं हम पथ सोपान। जिले में एसपी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिस प्रशासन देखेंगे कई स्तरों में बांटा गया है, तो पथ सोपान है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे फायदे नुकसान है, वो डिटेल जब आप पढ़ते हैं, या हम आपको टॉपिक नहीं समझा रहे, केवल उस प्रश्न का आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना है। तो पथ सोपान में जितने स्तर होते हैं, जितने ज्यादा स्तर होते हैं, कार्यों में उतना विलंब होता है, क्योंकि पथ सोपान की एक विशेषता होती है कि इसमें हर कार्य थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, हर स्तर से होकर गुजरना जरूरी होता है। ज्यादा स्तर मतलब कामों में देरी ज्यादा। तो इसलिए सुझाव दिया जाता है कि अगर हमें संगठन में तेजी लानी है, कार्यकुशलता लानी है, तो पथ सोपान के स्तर कम होने चाहिए। स्तर कम होंगे, काम तेज होगा, फाइल को उतने कम स्तरों से होकर गुजरना पड़ेगा। आजकल सिंगल विंडो स्कीम, एकल खिड़की योजना जैसे कॉन्सेप्ट प्रचलित है। ई गवर्नेंस से अब तो खैर हमें बहुत मदद मिली है, तो वो फिर डिटेल हम पढ़ते हैं चीजें। तो संगठन की कार्यकुशलता के लिए जरूरी है कि पथ सोपान के स्तर कम हो। एक नियम नियंत्रण का क्षेत्र या स्पान ऑफ कंट्रोल है। इसका मतलब होता है किसी अधिकारी के अधीन, किसी अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या, इसे कहते हैं हम स्पान ऑफ कंट्रोल। एक समय में एक अधिकारी के अधीन जितने अधीनस्थ काम करते हैं, उनकी संख्या को कहा जाता है स्पान ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का क्षेत्र। एक कलेक्टर के अंडर में अगर 5 डिप्टी कलेक्टर हैं, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र कहलाएगा 5। एक एसपी के अधीन 4 डीवाईएसपी हैं, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र कहलाएगा 4। संगठन को कार्यकुशल बनाना है, तो कहा गया है कि नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होना चाहिए। मतलब कि एक कलेक्टर के अंडर में अगर आप 50 डिप्टी कलेक्टर रख देंगे, तो कार्यकुशलता घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे 50 डिप्टी कलेक्टर के कामों को सही ढंग से कलेक्टर देख नहीं पाएंगे, ना सुपरविजन होगा, ना ढंग से कंट्रोल होगा। तो हर व्यक्ति की एक सीमा है, स्पान ऑफ अटेंशन कहा जाता है उसे, ध्यान की सीमा, कि भई एक कलेक्टर 3, 4, 5, 6 लोगों पे ध्यान दे पाएगा, 50 पे थोड़ी। एक टीचर की क्लास में आप 500 स्टूडेंट बिठा दीजिए, कहाँ से टीचर उन सबको ध्यान देगा? तो हर आदमी की काम करने की सीमा है, सामने जो अपने अनुयायी हैं उनके ऊपर ध्यान देने की सीमा है। संगठन को कार्यकुशल बनाना है, एफिशिएंसी चाहिए, तो सिद्धांत है कि नियंत्रण का क्षेत्र छोटा हो। तो मतलब संगठन को कार्यकुशल बनाना है, तो पथ सोपान के स्तर कम हो।
और संगठन को कार्यकुशल बनाना है तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा हो। ये दोनों सिद्धांत हैं और यही इन्हीं दोनों का कंट्राडिक्शन है। ये बातें दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती कि हम पद सोपान के स्तर भी कम कर दें और नियंत्रण का क्षेत्र छोटा भी, ये संभव नहीं है। दोनों जरूरी है। देखिए, कहा जा रहा है कि संगठन को कार्यकुशल बनाना है तो पद सोपान के स्तर कम हो। ये भी कहा जा रहा है कि संगठन को कार्यकुशल बनाना है तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा हो। लेकिन ये दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती। अगर हम पद सोपान के स्तर कम करेंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ जाएगा। नियंत्रण के क्षेत्र को छोटा करना है तो पद सोपान के स्तर बढ़ाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। आप खुद अपने दिमाग में कैलकुलेट करके देखिए कि हमें एक संगठन में 1000 आदमियों को एडजस्ट करना है। एक संगठन है जिसमें 1000 कार्मिकों को हमें एडजस्ट करना है। अब आप देख लीजिए, 4 स्तरों पे हम कहें एडजस्ट करना है, 5 पे एडजस्ट करना है और एक हम कहें कि 7 पे एडजस्ट करना है। देख लीजिए आप, 5 पे एडजस्ट करना होगा तो हर स्तर पे काम करने वाले बढ़ जाएंगे, मतलब नियंत्रण का क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। 7 स्तरों पे एडजस्ट करेंगे तो हर स्तर पे काम करने वाले कम होंगे, मतलब नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा। तो देखिए आप, अगर हम पद सोपान के स्तर कम करेंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ जाएगा। नियंत्रण के क्षेत्र को छोटा रखना है तो पद सोपान में स्तर बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि पद सोपान के स्तर भी कम हो जाएं और नियंत्रण का क्षेत्र भी छोटा हो जाए। एक ही हो सकता है दोनों में से। मतलब जो कहावत का नेचर है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट को मानेंगे तो फिर अंत भला तो सब भला नहीं मानेंगे। अंत भला मानेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन, या संगठन में शक्ति मानेंगे या एकला चलोरे मानेंगे। वही बात यहाँ है कि या पद सोपान के स्तर कम होंगे या नियंत्रण का क्षेत्र छोटा होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। ये आंसर है। अब 100 शब्दों में हमें इस पूरी बात को लिखना है तो पहले हमें दिखाना है कि साइमन ने संगठन के नियमों को कहावतें कहा क्यों। 2-3 लाइन में हम ये दिखा दें 20-30 शब्द में, और फिर पद सोपान और नियंत्रण के क्षेत्र का जो अभी कंट्राडिक्शन मैंने बताया हम वो दिखाएं और हो जाएगा। तो अगेन जैसा मैं कह रहा हूं कि पहले तो हमें समझ होनी चाहिए चीजों की। अब जब तक ये तीनों चीजें हमें पता ही नहीं होंगी कि शास्त्रीय सिद्धांत को किसने लोकोक्ति कहा, क्यों कहा, फिर पद सोपान क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र क्या है, उसकी समझ, फिर उनका कंपैरेटिव स्टडी कि कैसे एक दूसरे का विरोध है, क्यों साइमन ने इस पे ध्यान दिलाया है, तब जाके हम आंसर लिख पाएंगे। तो लिखना तो 100 ही शब्द में है, लेकिन 100 शब्द में पढ़ेंगे थोड़ी, पढ़ेंगे तो प्रॉपर पूरा। लोक प्रशासन का विकास पढ़ेंगे, साइमन का योगदान पढ़ेंगे, पद सोपान पढ़ेंगे, नियंत्रण का क्षेत्र पढ़ेंगे। जब डिटेल समझ होगी, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी, तब अब इस प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपनी उस समझ को, यहाँ 100 शब्द में था तो उसमें, 150 में होगा तो उसके अनुसार करेंगे, 50 में होगा तो उसके अनुसार करेंगे। इसी तरह से आंसर लिखेंगे।